त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। राज्य में 3,337 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। त्रिपुरा चुनाव में कुल 259 उम्मीदवार मैदान में थे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 80% से ज्यादा मतदान हुआ। मतदान के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष कदम उठाए गए ताकि इन्हें मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 में ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1100 मतदान केंद्रों की संवेदनशील और 28 की अति संवेदनशील के रूप में पहचान की गई थी। 97 मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिला चुनाव कर्मियों ने किया। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए 31,000 मतदान कर्मी और केंद्र बलों के 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। इसके अलावा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस और राज्य पुलिस के 31,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया था। कैंपेन ट्रेल रही, फिर वोटर टर्नआउट भी आज बहुत ज़्यादा हुआ। आप जानते हैं कि हमारे कई पुलिस स्टेशन बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में है, कई हमारे छोटे बिल्डिंग में भी है, कहीं थोड़े से रिमोट एरिया में है। तो ये कुल मिला के जो टाइम होता है, सुबह यहाँ 7 बजे यहाँ पोलिंग शुरू होती है और 9 घंटे का टाइम मिलता है। तो लोग जिस रफ्तार से वोट करते हैं और जिस परसेंटेज से वोट करते हैं, तो हमने दिए गए 9 घंटों में करीब 7% हमने पोलिंग कर पाए थे। लेकिन फिर भी जितने लोग पोलिंग स्टेशन में आए थे, हमने एक को भी हमने वहां से पीछे वापस जाने नहीं दिया और सबको टोकन देके हमने उनका वोटिंग का इंतजाम किया है। तो मैं आपके माध्यम से मैं सभी त्रिपुरा के मतदाता, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, पोलिंग एजेंट्स, इलेक्शन एजेंट्स और जो हमारे सुरक्षाकर्मी, ऑब्जर्वर्स, इलेक्शन कमीशन के सभी अधिकारी जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। बीबीसी के मुंबई और दिल्ली दफ्तर में आयकर विभाग का सर्वे खत्म हो गया है। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 55 घंटे के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे खत्म हुआ। विभाग के कर्मचारी मुंबई और दिल्ली में बीबीसी ऑफिस से बाहर निकले। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने बीबीसी के कार्यालय से कई दस्तावेजात, पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव जब्त किए हैं। पिछले 3 दिनों से बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आईटी विभाग का सर्वे किया जा रहा था। 14 फरवरी के दिन सुबह 11 बजे अचानक से आईटी विभाग की टीम बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर सर्वे के लिए पहुंच गई थी। यादव हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अहम खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि निक्की यादव की हत्या राजधानी दिल्ली के निगमबोध शमशान घाट की पार्किंग में की गई थी। यह खुलासा आरोपी साहिल गहलोत ने पूछताछ के दौरान किया है। इतना ही नहीं, आरोपी साहिल ने यह भी दावा किया है कि उसने निक्की की हत्या 10 फरवरी की सुबह 8 और 9 बजे के बीच में की थी, जिसके बाद वो अपनी सफेद रंग की गाड़ी में अगली सीट पर ही निक्की यादव की डेड बॉडी को लेकर मित्राओं गांव में कैर रोड पर स्थित अपने ढाबे पर चला गया था। भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ हाथापाई करने वाली ब्लॉगर और यूट्यूबर सपना गिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने की है। गिरफ्तारी के बाद सपना गिल का मेडिकल भी कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सपना गिल को अब शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में बताया है कि ओशिवारा थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। इसमें 7 लोगों के खिलाफ शिकायत है कि उन्होंने पहले कार में तोड़फोड़ की। आज सपना से मेरी कनेक्टिविटी हुई तो सपना ने मुझे बताया कि उसे ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया गया हुआ है और पृथ्वी शॉ ने उसे और उसके फ्रेंड को असॉल्ट किया है, मारा है, बैट से मारा है, हाथ से मारा है, असॉल्ट किया है और असॉल्ट के प्रूफ भी मेरे पास, फोटोज भी मेरे पास आए हुए हैं। और इसके चलते पृथ्वी शॉ ने ही झूठा एक केस करवा दिया सपना गिल और उनके दोस्त के खिलाफ और उसकी वजह से अभी वो लोग पुलिस स्टेशन में अरेस्टेड है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भारत चीन संबंध और लोकतंत्र पर बोलने के लिए बुलाया है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वो इसको लेकर तैयार हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वो अपने अल्मा मेटर यानी पुराने संस्थान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने को लेकर काफी उत्साहित है। उन्होंने बताया कि वो जियो पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बिग डेटा और लोकतंत्र पर बात करेंगे। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ट्वीट जानकारी दी कि राहुल महीने के आखिर में विश्वविद्यालय आएंगे। उनका हम फिर से स्वागत करने को लेकर खुश हैं। वर्तमान में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान कर्जों को चुकाने में असमर्थ हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को इस संकट से निपटने के लिए $7 बिलियन के लोन की आवश्यकता है और 2026 तक के 3 वर्षों में पाकिस्तान को कुल $75 बिलियन या प्रतिवर्ष $25 बिलियन का भुगतान करना होगा। अब जाहिर है कि जैसे पाकिस्तानी सरकार पर कर्ज का दबाव बढ़ता जाएगा, पहले से ही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की जनता को और ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों के अलावा दूध, घी, स्टील और गाड़ियों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस मुल्क के इतने घटिया हुक्मरान हैं, मैंने ऐसी नाअहल हुकूमत अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। इस नाअहल हुकूमत को इक़्तिदार में 10 माह गुजर चुके हैं और आवाम को रिलीफ देने के बजाय इन्होंने आवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया है। इनका बस चलो तो ये आवाम की सांस लेने पर भी टैक्स लगा दे। मैं तो कहती हूँ इनको जहर दे चाहिए अपनी आवाम को, ताकि इनकी जान छूट जाए, हमारी भी जान छूट जाए, इनकी भी जान छूट जाए। हमारे से बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क आज देखिए आप कहाँ खड़े हुए हैं। इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है, बांग्लादेश देख लें, बांग्लादेश कहाँ हमसे आगे निकल गया, और ये मुल्क देख लें तरक्की करने के बजाय ये नीचे चला जा रहा है। तो इसलिए बेहतर है हमारी जान छोड़ दें, इलेक्शन करवा दें ताकि नई हुकूमत आ जाए और वो इस मुल्क को आके देखे, अपनी मईशत को संभाले। मुझे हुकूमत की कुछ समझ नहीं आ रही। हुकूमत आए दिन क्या कहते हैं, बिजली के रेट, क्या कहते हैं पेट्रोल के रेट, दूसरी चीज़ें, ठीक है, जीना दुश्वार किया हुआ है। क्या कहते हैं, एक सैलरी वाला जिसकी 30,000 सैलरी है, ठीक है, अब उसका किराए का गाड़ा है, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, बच्चों को किस तरह पढ़ाएगा, अपने लिए कुछ करे या बच्चों के लिए कुछ करे, फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, क्या करे। मुझे लगता है कि हमें ना अल्लाह पाक हमें इतनी ताकत दे, हम पाकिस्तान ही छोड़ के चले जाए, कहीं चले जाए, क्योंकि अब यहाँ पर पाकिस्तान में रहना ना बहुत ही मुश्किल हो गया है, ठीक है। मेरी तो यही दुआ है अल्लाह पाक हुक्मरानों को क्या कहते हैं नेकी की हिदायत दे। अगर नेकी की हिदायत नहीं मिलती तो हमारी जान छोड़ दे, ठीक है, हमें तो सुकून का सांस लेने देना। देखिए जी, इस अब महंगाई ने पाकिस्तान में गरीब आदमी को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि अब जैसे देखें कि खबरें चल रही थी कि आटा जो है वो पाकिस्तान में वो नायाब हो चुका है। तो इसी तरह पेट्रोल जैसे दिन महंगा कर रहे हैं, हर 10-15 दिन बाद पता चलता है कि यार इतना पेट्रोल महंगा हो गया है। और हुकूमत की बात करें तो ये वही हुकूमत है जो महंगाई को ख़त्म करने के लिए जो है हुकूमत में आई थी, मगर इस हुकूमत ने आवाम को बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं दिया। देखें जी, महंगाई की सूरत हाल तो ये है कि जो सैलरीड क्लास है, ये जो तनख्वाहदार तबका है जो मेरी तरह है, पहले उसको मिडिल क्लास में गिना जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान में 2 ही क्लासेस रह गई हैं, या अमीर हैं या गरीब हैं। जहाँ पे मैं 1000 रुपये के पेट्रोल में एक हफ़्ता दफ्तर आना जाना कर लेता था, अब वहाँ 1000 रुपये के पेट्रोल में मेरे 2 दिन भी नहीं गुजरते। और हुकूमत जो है वो दिन ब दिन पेट्रोल में 1-2 भी नहीं, कभी 20 रुपये बढ़ा रहे हैं, कभी 30 बढ़ा रहे हैं। तो इनको होश के लाखुन लेने चाहिए और थोड़ा सा आवाम को रिलीफ देना चाहिए कि आवाम का को ख्याल करें। पेट्रोल तो सिर्फ एक मिसाल है, पेट्रोल के साथ 1000 चीज़ें और मुंसलिक होती हैं, जिसमें रोज़मर्रा की अशियाएँ, खाने पीने की अशियाएँ, हर चीज़ महंगी होती है। तो इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, तो थोड़ी आवाम पे मेहरबानी करें, तो आवाम को भी सुख का सांस लेने दें। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मेघालय के उत्तरी तुरा पहुंचे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा बहुत बड़ा दल बनकर यहां पर उपस्थित होने वाली है। मेघालय का चुनाव होने वाला है और इसमें हमारे सभी 60 उम्मीदवार उतर रहे हैं और ये इस आशा से उतर रहे हैं कि यहां पर बीजेपी एक मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि मेघालय में 50 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है। देश भर में 2014-2023 तक मोदी जी के नेतृत्व में बहुत विकास हो रहा है, लेकिन दुख की बात है कि मेघालय में ये नहीं पहुंच रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी को एक मजबूत पार्टी बनाए तो हम मेघालय में भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा गुरुवार को संपन्न हो गई।
समाधान यात्रा के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय का दौरा किया और फिर पटना में समीक्षा बैठक के साथ समाधान यात्रा पूरी हुई। 5 जनवरी को पश्चिमी चंपारण के दरुआबारी से शुरू हुई सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा 42 दिन बाद पटना में समीक्षा बैठक के साथ संपन्न हो गई। किया गया था समाधान किस लिए कि कहीं कोई कमी है तो उसका समाधान किया जाए, यही ना इसका मकसद है। तो अगर आगे भी कोई चीज की जरूरत होगी तो उसके लिए जो कार्यक्रम करेंगे उसका भी नाम दे देंगे हम समाधान कार्यक्रम। काहे का चिंता कर रहे हैं। समाधान यात्रा के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार बेगूसराय के कंकौल पहुंचे और विकास योजनाओं का जायजा लिया। सीएम ने यात्रा को सफल बताया। तो अब इसीलिए सब कुछ देख लिए और हमने कह दिया है कि एक एक जगह का सबका चीज को देखते हुए आगे वहां पर का काम को तो करना ही है पूरा, लेकिन कहीं कहीं कोई जो जरूरी चीज है उसको आइडेंटिफाई करके आगे जो करना होगा तो उसके लिए भी नीति बनाने का मेरे मन में उद्देश्य है। तो ये सब घूम लिए हैं तो अच्छा ही न है। 43 दिन तक चली गहमा गहमी के बाद सीएम की समाधान यात्रा तो संपन्न हो गई, लेकिन उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने समाधान यात्रा को फ्लॉप शो बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप राजनीतिक यात्रा करते रहते हैं। आपके केवल राजनीतिक लौ लश्कर के साथ चलने से बिहार के समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और समस्याएं विकराल हो रही हैं। तो सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा है कि समाधान यात्रा काफी सफल रही है। आम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि समाधान यात्रा बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, जन सरकार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। वहाँ के ग्रामीणों के साथ, गांव के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ उन्होंने बात किया, उनकी सुझावों को सुना, उनकी शिकायतों को सुना, साथ ही साथ वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठ करके जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की भी विस्तृत रूप से उन्होंने समीक्षा किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की झूठ, फरेब और नफरत की फसल बोने की ये जो कोशिश है उसको नेस्ते नाबूद करने का समाधान ये माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा ही निकालेगी। लगातार उठते सवालों के बीच मुख्यमंत्री ने यात्रा पर निकलने का फैसला किया था और मकसद था लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को देखना, जीविका दीदियों से सीधा संवाद करना और ऑन द स्पॉट समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देना, जो कि सीएम ने कर लिया है। शुरुआती दौर में सीएम की समाधान यात्रा पर न सिर्फ विपक्षी दलों ने सवाल उठाए बल्कि सहयोगी दल के नेताओं ने भी सवाल खड़े कर दिए। भ्रष्टाचार से लेकर लाल फीताशाही और निरंकुश नौकरशाही के आरोप लगाए गए, लेकिन जनता ने अपने ही तरीके से विरोधियों के सारे सवालों का जवाब दे दिया। जिस तरह से समाधान यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी, सीएम की एक झलक पाने के लिए लोग ललायत नजर आए, वो जेडीयू नेताओं का हौसला बढ़ाने के लिए काफी था। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। वैसे यात्रा का मकसद पूरा हुआ या नहीं, इस पर तो बहस चलती ही रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से रवि एस नारायण, पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। पीएम पद के उम्मीदवार के मसले पर महागठबंधन में फूट पड़ती हुई दिख रही है। आरजेडी और जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी सबसे योग्य हैं। देखिए रिपोर्ट। आदरणीय नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यता और क्षमता किसी से बेहतर है। हमारा नेता नीतीश बाबू क्यों नहीं हो सकते? योग्यता का उन पर भरपूर है। अच्छे नेता हैं, अनुभवी राजनेता हैं। महागठबंधन के लोग नारा लगा रहे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हो। अरे नहीं, मना करते हैं हम सब कि हमारी कोई इच्छा नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये बात दोहराते हैं कि पीएम बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है और ना वो 2024 के लिए पीएम पद के दावेदार ही हैं। उनका मकसद बस विपक्ष को एकजुट करना है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता कभी पोस्टर लगाकर तो कभी बयान देकर ये बताने से पीछे नहीं हटते कि नीतीश कुमार 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार हैं। और नीतीश कुमार जी में सारा योग्यता प्रधानमंत्री बनने का है, लेकिन नीतीश जी हमारे कहते हैं हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार न है न बनेंगे, लेकिन देश की जनता चाहेगी तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे।
तेजस्वी के लिए सीएम पद की चाहत रखने वाले आरजेडी के नेता तो जेडीयू नेताओं से भी 2 कदम आगे निकल जा रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि देश में नीतीश कुमार पीएम पद के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यता और क्षमता किसी से बेहतर है और अच्छे प्रधानमंत्री वो साबित हो सकते हैं। लेकिन विपक्ष तो छोड़िए, महागठबंधन में भी पीएम पद के लिए एक राय नहीं नजर आती, क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नाम से समझौता करने को तैयार नहीं है। जदयू की तरफ से नीतीश जी का नाम खूब सामने आ रहा है, अच्छे नेता हैं, अनुभवी राजनेता हैं। हम कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने। तो अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग नेता हैं, अलग अलग कार्यकर्ताओं की अलग अलग भावनाएं हैं। नीतीश जी भी अच्छे हैं, राहुल जी बहुत अच्छे हैं। पीएम पद के उम्मीदवार के मसले पर महागठबंधन में पड़ती फूट पर बीजेपी के नेता तंज कसना नहीं भूलते। कभी बीजेपी के कंधे पर बैठकर, कभी राजद के कंधे पर बैठ के मुख्यमंत्री बने हैं। लाचार और बस मुख्यमंत्री, सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले लोग कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? एक अनार 100 बीमार। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले देश में विपक्ष की हालत कुछ ऐसी ही है। जितनी पार्टियां उतने पीएम पद के उम्मीदवार। यहाँ तक कि महागठबंधन में भी पीएम पद की उम्मीदवारी पर एक राय नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश की राह में अपने ही बनेंगे रोड़ा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से रवि एस नारायण और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के साल 2023-24 के बजट पर बहस सीएम के जवाब के साथ खत्म हो गई। सीएम गहलोत ने जहां बहस का जवाब देते हुए बजट को अभूतपूर्व और आम जनता के हक में बनाया गया बताया, तो बीजेपी ने इस बजट को सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा बताया। देखिए चुनावी साल के इस बजट में सदन में कैसे दिखी सियासी जंग। वित्तीय प्रबंधन हमारा है इतना शानदार रहा है, उसके कारण ही हम लोग हर पैरामीटर में कामयाब रहे हैं। चुनावी साल का बजट, तेज हुई सियासत। जहां की सुख शांति और समृद्धि, इस पर यदि ग्रहण लगेगा तो न निवेश होगा, न शांति आएगी, न सद्भाव होगा। 2023 के दिसंबर महीने में राजस्थान की जनता नई सरकार को चुनेगी, लेकिन सियासी मैदान से पहले ही सदन में साल 2023-24 के बजट बहस में ये जंग साफ साफ दिखी। जब बजट बहस के अंत में सीएम ने अपनी सरकार के इस आखिरी बजट को अभूतपूर्व बताया, तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी संभाल रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतीश पूनिया ने सरकार की हर एक घोषणा को लेकर घेरने का कोई मौका जाने नहीं दिया। सीएम ने बजट बहस का जवाब देते हुए दावा किया कि आम आदमी को राहत देने वाले इस बजट की चर्चा अब पूरे देश में है। तो पूनिया का पलटवार था कि घोषणा करना और उसे लागू करने में फर्क होता है। संभव नहीं था कि हम जो बड़ी बड़ी योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के अंदर और सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हमारी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, पेंशनधारियों के लिए जिसका बजट दिया गया, उसकी चर्चा राजस्थान नहीं, राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर हो रही है। 2722 घोषणाएं की, जिसमें केवल 49% पूरी हुई है जो घोषणाएं की गई थी। 1029 बजट घोषणाएं हैं जिसमें 350 पूरी हुई हैं, 800 घोषणाएं शेष हैं। ईआरसीपी का मुद्दा इस बार के चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाली है और इसका जिक्र भी बजट के बहस में हो ही गया। जब दौसा में पीएम के ऐलान से निराशा का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर तंज कसा, तो प्रदेश बीजेपी को भी निशाने पर लिया। मध्य प्रदेश राजस्थान को मिलाकर के नई बात छेड़ दी। पार्वती, काली चंबल लिंक, ईआरसीपी को मर्ज करके नई योजना बना देनी चाहिए, तब हम विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे? योजना मैंने बनाई है, रिफाइनरी मैंने लगाई थी, उसको तो बंद कर दिया आप लोगों ने वसुंधरा के वक्त में। 5 साल नहीं चलने दिया उसको, बना 40,000 का प्रोजेक्ट 70,000 करोड़ का हो गया। वो
कौन दोषी है? आप लोग दोषी हो, आपकी पार्टी दोषी है। मैं कहना चाहूँगा, अगर दम है पुणे साहब, आप अध्यक्ष भी हो, अध्यक्ष का एक अलग रुतबा भी होता है, औरा भी होता है, और सब लोग आपके रेस्पेक्ट भी करते। जानता हूँ आप पद की क्या गरिमा है। क्या आप जाके कहेंगे प्रधानमंत्री जी को, आपकी बात नहीं सुनेंगे वो? ARCP वसुंधरा राजे जी ने इसको कंसीड किया था। राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों स्टेटों की मीटिंग हुई 2005 के अंदर। समझौता हुआ, उसको आधार बनने के योजना बनाई गई है। योजना तो आपके वक्त की है। इस योजना को पूरा करने में क्यों अड़चन पैदा की जा रही है, मेरी समझ के पर है। राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी आप लोगों को। इतनी शानदार योजना को आप लोग क्यों मन करने जा रहे हैं? वहीं बीजेपी ने पेपर लीक को लेकर जहां सरकार पर नए अंदाज में तंज कसा, तो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर भी सरकार पर प्रहार किए। राजस्थान में इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चित है और जो दंश है वो पेपर लीक का है, और उस पेपर लीक के गिरोह का प्रभाव कितना है कि उसने राजस्थान के बजट को भी लीक कर दिया कि राजस्थान में लगभग 9 लाख मुकदमे, NCRB का आंकड़ा कि जिसमें 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं दिखा था। आपको बता दें कि सोशल सिक्योरिटी और विकास के साथ बढ़त की थीम वाले राजस्थान के इस बजट से कांग्रेस को काफी उम्मीद है। जहां कांग्रेस बजट के इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए सरकार रिपीट करने के सपने देख रही है, तो बीजेपी को भरोसा है राजस्थान के सियासी रिवाज पर, जिसके तहत लोक लुभावन बजट के बाद भी पिछले 30 साल में कोई सरकार अब तक रिपीट नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्य कौसर जहां चुनी गई हैं। आम आदमी पार्टी के दोनों विधायकों हाजी यूनुस और अब्दुल रहमान ने चुनाव का बायकॉट किया, जबकि कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश मीटिंग में नहीं पहुंची। चुनाव के बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने चुनाव को असंवैधानिक बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। हमारे संवाददाता खुर्रम शहजाद ने आप विधायक हाजी यूनुस और अब्दुल रहमान से बातचीत की। दिल्ली मेयर चुनाव और दिल्ली हज कमेटी के कनेक्शन को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। आज दिल्ली हज कमेटी चेयरमैन का चुनाव हुआ है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दोनों एमएलए हाजी यूनुस साहब, अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। जो चुनाव हुआ, चेयरमैन बीजेपी से आई हैं कौसर जहां, क्या आप लोगों ने भी वोट किया? क्या सर्वसम्मति से चुनाव हुआ? नहीं, कोई सर्वसम्मति से चुनाव नहीं हुआ। ये सब गैर कानूनी तरीके से चुनाव हुआ है। ये कमेटी पूरी गैर कानूनी तरीके से, इसकी बुनियादी गैर कानूनी तरीके पर रखी हुई है, तो इसमें वोट करने का मतलब ही कहीं नहीं उठता। सबसे पहले जो वोटिंग टाइम दिया गया था 11:30 बजे का, उसके बाद जो अश्वनी जी उन्होंने 5 मिनट और बढ़ाकर बोले 11:35 पर हम लोग चुनाव करेंगे, लेकिन उनको फ़ोन कर करके बुलाया जा रहा है, वो लोग मौजूद नहीं, और उसके बावजूद 12 बजे चुनाव हो रहा है। 11:15 बजे के बाद वो लोग आ रहे हैं यहाँ। लेकिन हाजी जी, अगर चुनाव सदस्य नहीं पहुंचते हैं, थोड़ा वेट कर लिया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, तो 5 मिनट का वेट का बोला था, 10 मिनट वेट कर लीजिए, 15 मिनट वेट कर लीजिए। ये क्या, हम लोग तो 11 सवा 11 बजे के आए बैठे हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम 5 मिनट लेट हो जाए। जिस तरह से इन्होंने मेंबरों के चयन को लेकर, कमेटी के चयन को लेकर सारी संविधान की, हज एक्ट की, सबकी जो धज्जियां उड़ाई हैं, ये एक बहुत अफसोसनाक है, और हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, चाहे हमें विधानसभा की कमेटी में लगाना पड़े, हम इसको खत्म करा कर रहेंगे। दरअसल में इनको पता था अच्छे से कि ये मौसेरे भाई हैं कांग्रेस बीजेपी। इन्होंने कहा 3 मेंबर तो ऑलरेडी हैं ही बीजेपी के, तो उन्होंने कहा आप रुक जाओ थोड़ा सा, आप पर आरोप ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। अगर गौतम गंभीर नहीं आते तो नाजिया दानिश वहां होती। पूरे तरीके से तीनों भाजपा के मेंबरों ने, जबकि उसमें हज कमेटी में मेंबर नहीं बनाया जा सकता, इस्लामिक स्कॉलर होना चाहिए, और वो नहीं है साद साहब। दूसरी चीज, नहीं, आप कह रहे हैं साद साहब नहीं है, लेकिन उनका चुनाव तो इसीलिए हुआ है, वो रिलीजियस कैटेगरी में ही उनका चुनाव हुआ है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि इस्लामिक स्कॉलर होना चाहिए मेंबर, एक मेंबर इस्लामिक स्कॉलर होना चाहिए। साद इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, असंवैधानिक तरीके से मेंबर बनाया गया उनको, नंबर 1।
नंबर 2, उनका वोट ही नहीं डलना चाहिए था। नंबर 3, 11:30 बजे का टाइम बाउंड था इलेक्शन का, 12 बजे इलेक्शन कराया। किस लिए? उनको फोन कर करके बुला रहे हो, कभी गंभीर साहब को कर रहे हो, कभी कौसर को कर रहे हो, तो वो पूरे तरीके से असंवैधानिक तरीके से इलेक्शन कराया गया है। तो सीधे तौर पर हाजियों को परेशानी न हो, यह जरूर कोशिश है, यह जरूर दावा है, लेकिन जिस तरह का इख्तलाफ दिखाई दे रहा है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन बन गई हैं, आम आदमी पार्टी के दोनों मेंबर्स जो एमएलए हैं उन्होंने वॉकआउट किया है, उन्होंने बाइकआउट किया है। नाजिया दानिश वो मीटिंग में नहीं पहुंची, लेकिन इस सबके बीच कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन बन गई हैं। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।